वेलकम टू एमकेआर। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। उसकी होगी ये इंट्रोडक्शन वीडियो। सो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हम समझेंगे इस चैप्टर के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको डिटेल में समझ लेंगे ताकि एक्सरसाइज को सोल्व करना हमारे लिए ईजी रहे। तो नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री है, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर की शुरुआत करेंगे इसके नाम से। चैप्टर के नाम में आता है गाइज यूक्लिड। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, काफी महान थे। ज्योमेट्री की फील्ड में इन्होंने काफी काम किया, तो इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री की उपाधि दी गई है। इस नाम से भी इनको जाना जाता है। जो भी हमारा ये चैप्टर है यूक्लिड के ही एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में है। अब आप कहोगे कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, मैं बताता हूं। सो यहां पर एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स में हमें दिया है, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स आर द असम्पशंस व्हिच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड। जो भी हमारे एक्सियोम्स या फिर पोस्टुलेट्स हैं वो असम्पशंस हैं, वो मानी गई चीजें हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सारी दुनिया में इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं को ज्योमेट्री में यूज किया जाता है और इनको प्रूव नहीं किया गया है। अब आप कहोगे कि मैथ में तो सारी चीजें प्रूव की जाती हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि जैसे मैंने यहां पर ये पॉइंट बना दिया है, ये पॉइंट को आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट है। ये तो हमने माना है कि ये पॉइंट है, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। किसी से भी आप कहोगे तो सब कहेंगे कि ये हमारा एक पॉइंट है। तो ये माना है हमने कि ये पॉइंट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको प्रूव भी नहीं किया जा सकता है। तो इसे कहेंगे हम एक एक्सियोम्स या फिर पोस्टुलेट। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमें समझना है थ्योरम्स के बारे में। अभी तक आपने थ्योरम कई सारी पढ़ी होंगी, लेकिन एक्चुअल में थ्योरम होती क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहां पर हम समझेंगे। सो इसमें दिया है थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियोम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। जो भी हमारी थ्योरम्स होती हैं वो एक स्टेटमेंट होती हैं। थ्योरम जब भी हम प्रूव करते हैं तो उसमें ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, उसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? कुछ डेफिनेशंस का यूज करते हैं, एक्सियोम्स का यूज करते हैं। जो पहले स्टेटमेंट हम प्रूव कर चुके हैं उन स्टेटमेंट का यूज करके भी थ्योरम को प्रूव किया जाता है। और कुछ रीजनिंग यानी कि कुछ कैलकुलेशंस हमारी होती हैं जिससे जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसको प्रूव किया जाता है। तो दो सिंपल चीजें हमने यहां पर समझ ली हैं कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स ये हमारे एजम्पशंस हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इनको प्रूव नहीं किया जा सकता है। और जो हमारी थ्योरम्स हैं वो स्टेटमेंट होती हैं, उनको प्रूव किया जाता है डेफिनेशंस, एक्सियोम्स या फिर रीजनिंग का यूज करके। दो चीजें बेसिक चीजें हमने यहां पर समझ ली। अब हम बात करेंगे यूक्लिड ने जो हमें डेफिनेशंस दी, एक्सियोम्स दिए और पोस्टुलेट्स दिए, हमें इन्हीं तीन चीजों को समझना है, डेफिनेशंस को, एक्सियोम्स को और पोस्टुलेट्स को। सबसे पहले हम नेक्स्ट वाले पेज पर चलेंगे डेफिनेशंस को समझने के लिए। सबसे पहले यहां पर हमें डेफिनेशंस समझनी है। सिलेबस में टोटल 7 डेफिनेशन दी गई हैं, एक एक करके बिल्कुल डिटेल में एग्जांपल के साथ सातों की 7 डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। सो सबसे पहले डेफिनेशन में पहला पॉइंट हमें दिया गया है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कोई भी हमारा जो पॉइंट होता है उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। जैसे हमारा ये वाला एक बिंदु बनाया गया है, डॉट बनाया गया है, तो इस डॉट या फिर कह सकते हैं पॉइंट है, इसका हम कोई भी पार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें इसको फर्दर डिवाइड करना पार्ट्स में तो वो नहीं किया जा सकता है। ये कहा था यूक्लिड ने। इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ है। जो भी हमारी लाइन होती है, ठीक है, इस तरह से हमारी लाइन होती है, लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, लाइन की कोई भी ब्रेथ नहीं होती। देख सकते हो ये हमारी लाइन है तो इसकी लेंथ मापी जाएगी, कभी भी इसकी ब्रेथ के बारे में बात नहीं की जाएगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जैसे हमारी ये लाइन है तो इसके जो एंड्स होते हैं, लाइन का अंत यहां पर हुआ है और शुरुआत यहां पर हुई है, तो जो भी इसके ये वाले एंड्स हैं इनको पॉइंट कहा जाएगा। पॉइंट की नेमिंग भी आपने की होगी, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो जो भी लाइन है उसके एंड्स को
पॉइंट्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। जो भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर हम जो पॉइंट है वो पहले से ही होते हैं, अलग से नहीं होते हैं। जो लाइन है हमारी उस पे ऑलरेडी पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहां पर मैंने बनाए हैं, ये इसी लाइन पर पॉइंट्स हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जो भी हमारा कोई सरफेस होता है, जैसे हमारी ये टेबल टॉप है, टेबल का ऊपरी हिस्सा है, तो इसकी लेंथ होती है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा इसकी लेंथ, और ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा इसकी ब्रेथ। जो भी हमारा सरफेस होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है। इसके बाद है यहां पर सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स है। आप देख सकते हो ये हमारा एक सरफेस है, इसकी जो एजेस हैं, इसकी जो किनारे हैं, कौन से किनारे हैं, जैसे ये वाला इसका किनारा है, यहां से यहां तक ये क्या है, एक लाइन होगी। यानी कि कोई भी ऐसा सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, उसकी एजेस जो है ना, उसके जो किनारे हैं वो लाइन से शो किए जाते हैं, वो एक लाइन होती है। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। लाइन कर्व में भी हो सकती है, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है। इसके बाद यहां पर आगे दिया गया है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ है। जो भी हमारा प्लेन सरफेस होता है उस पर लाइंस जो है ना वो पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। लाइक ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, 2D सरफेस है, तो इस पे इस तरह से लाइंस कहीं पर भी हम बना सकते हैं। ये लाइंस हो जाएंगी, इवनली लाइंस यहां पर होती हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक एक बार आप इनको पढ़ोगे, रीड करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी हैं एग्जाम्पल के साथ, सातों की सात डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं यूक्लिड के एक्सियोम्स के बारे में, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। डेफिनेशंस को समझने के बाद अब 7 एक्सियोम्स हैं यूक्लिड के, इनको भी एक्सप्लेन कर देता हूं एक एक करके सभी को एग्जांपल के साथ। सबसे पहले एक्सियोम में कहा गया है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए कोई दो चीजें हमारे पास हैं, वो दोनों चीजें किसी सेम चीज के इक्वल हैं, तो वो दोनों चीजें एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएंगी। अभी बोलने पर तो आपको ये खिचड़ी जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूं, इजी बना देता हूं आपके लिए। मान लो a इक्वल्स टू बी है और इसके बाद b इक्वल्स टू c है। यहां पर a हमारा b के इक्वल है और c हमारा b के इक्वल है। जो हमारा a और c है वो दोनों b के इक्वल हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा a इक्वल्स टू में c भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि a और c, a यहां पर b के इक्वल और c यहां पर b के इक्वल, ये दोनों a और c b के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये फर्स्ट एक्सियोम हमें बताता है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर कहा गया है इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। मान लो हमारा कोई भी नंबर है, लाइक 7 इक्वल होता है गाइज 7 के, अगर मैं 7 में इस तरफ और इस तरफ सेम वैल्यू ऐड कर दूं, सेम इक्वल वैल्यू ऐड कर दूं, लाइक यहां पर मैं इक्वल वैल्यू 1 ऐड कर देता हूं, यहां पर भी मैं 1 ऐड कर देता हूं। जो वैल्यू मैं यहां पर ऐड करूंगा वही यहां पर ऐड करूंगा, तो रिजल्ट में जो भी मिलेगा वो इक्वल ही होगा। सोल्व करने पर 7 + 1 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 7 + 1 करने पर 8 हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। अगर कोई इक्वल वैल्यू हमारी है उसमें दोनों तरफ इक्वल वैल्यू ऐड कर दी जाए तो रिजल्ट में इक्वल ही हमें मिलता है। ये सेकंड एक्सियोम में हमने समझ लिया है। इसके बाद थर्ड एक्सियोम है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर हमारी कोई इक्वल वैल्यू है, जैसे यहां पर हमारा 7 था ना, बिल्कुल यही एग्जांपल ले लेते हैं। 7 और 7 एक दूसरे के इक्वल होता है, इक्वल वैल्यू हमें दी गई है। इक्वल वैल्यू में से अगर हम इक्वल वैल्यू दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ से भी मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, इस तरफ से भी मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो इक्वल होगा। सोल्व करके देख लो, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 इक्वल्स टू में 7 में से यहां पर 3 को माइनस करेंगे तो यहां पर भी 4 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी इक्वेशन, उसको हमने सोल्व किया तो थर्ड वाला जो एक्सियोम है वो भी हमने समझ लिया एग्जाम्पल से। इसके बाद नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर।
मान लो हमारे पास कोई दो शेप्स हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा है। मान लो मेरे पास ये कार्ड है, एक ब्लैक कार्ड है, एक व्हाइट कार्ड है। अगर मैं ब्लैक कार्ड को ऊपर रख दूं व्हाइट के, तो ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह से ब्लैक के ऊपर अगर मैं व्हाइट रख दूं, तो ये भी इसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे को अगर कवर कर लेते हैं पूरी तरह से, पहले हमने व्हाइट मतलब ब्लैक को रखा व्हाइट के ऊपर, उसके बाद व्हाइट को रखा ब्लैक के ऊपर, दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया, कवर कर लिया, तो ये दोनों शेप कैसी हो गई, इक्वल हो जाती हैं। कोई भी ऐसी शेप से जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, कवर कर लेती हैं, कोइंसाइड होती हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कार्ड से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मान लो हमारे पास एक यहां पर सर्किल है, इस सर्किल का कोई एक छोटा सा टुकड़ा मैं करता हूं, ठीक है, मैंने एक छोटा सा यहां पर टुकड़ा कर दिया। इस पूरा सर्किल जो है, मतलब ये पूरा सर्किल हमारा है और ये इसका एक मैंने टुकड़ा तोड़ लिया अलग से। ये पिज्जा मान लो ये हमारा एक पिज्जा है, इसका एक पीस मैंने यहां पर निकाल लिया। तो जो भी पीस मैंने निकाला है वो पूरे पिज्जा से हमेशा छोटा ही होगा। यानी कहा यह गया है कि जो भी हमारा पूरा पिज्जा है, पूरा सर्किल है, वो हमेशा बड़ा रहेगा उसके किसी भी पार्ट से। इसका कोई भी पार्ट कर लो आप, हमेशा जो पूरा पिज्जा है, पूरा सर्किल है, वो हमेशा बड़ा रहेगा। सिंपल चीज यहां पर की गई है। इसके बाद यहां पर जो हमारा सिक्स्थ एक्सियोम है, इसमें है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीजें अगर सेम चीज की डबल होती हैं तो वो एक दूसरे के भी इक्वल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर जैसे मैंने 2 लिखा, अगर मैं 2 का डबल कर देता हूं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, यहां पर मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट में 4 मिल गया। इस तरफ भी मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट में मुझे 4 मिल गया। जो भी हमारे ये वाले 2 हैं, मतलब इस वाले 2 का ये डबल है, दोनों तरफ हमने डबल किया तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें इक्वल ही मिल जाएगा। किसी भी एक चीज का अगर हम डबल करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का डबल करने पर, सेम चीज का डबल करने पर हमें रिजल्ट में जो भी रिजल्ट मिला है वो इक्वल मिलेगा। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया है। बिल्कुल इसी तरह से थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मेरा ये सर्किल है ना, अगर मैं इसे सर्किल का हाफ कर दूं, ठीक है, मैंने ये सर्किल का हाफ कर दिया, तो जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये एक दूसरे के इक्वल ही हो जाएंगे। सर्किल का हाफ पार्ट इधर आ गया, हाफ पार्ट इधर आ गया। यानी कि किसी भी पूरी चीज का हम हाफ करते हैं तो जो भी पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो भी 7 एक्सियोम थे वो हमने यहां पर समझ लिए हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो अब बारी आ जाती है पोस्टुलेट्स को समझने की, और पोस्टुलेट्स को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को समझ लेते हैं, हर एक का एग्जाम्पल भी दूंगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पोस्टुलेट, एक्सियोम्स और जो भी डेफिनेशंस हमने समझी है इन सभी की हमें जरूरत होगी। तो पोस्टुलेट्स में सबसे पहला दिया गया है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेज थ्रू देम। अगर हमारे कोई 2 पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यानी कि दूर दूर कोई भी हमारे 2 पॉइंट हैं, तो उससे सिर्फ एक यूनिक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है जो दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करेगी। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो सिंपल एक लाइन ही यहां से यहां पर ड्रॉ की जा सकती है जो दोनों पॉइंट्स को टच करे। इसके अलावा अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहूं दोनों पॉइंट से क्रॉस करते हुए, तो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर मैं इस तरफ से कोई लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से ऐसे, तो ये वाली जो लाइन है मेरी इस वाले पॉइंट से तो क्रॉस करेगी, लेकिन इस वाले पॉइंट से क्रॉस नहीं करेगी। तो सिंपल वे में एक चीज यहां पर कही गई है कि कोई भी हमारे 2 डिस्टिंक्ट यानी कि दूरी पर पॉइंट दिए गए हैं, वहां पर सिर्फ एक ही लाइन उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकती है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मान लो हमें कोई एक लाइन दी गई है इस तरह से, ये हमारी एक लाइन है। जो भी हमारी लाइन होती है
इसको हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है जिसके पॉइंट्स एंड्स हमें दिखाई देते हों। अगर कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है तो उसको इस साइड में भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है और इस साइड में भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है। चाहे हम इसको इस तरफ बढ़ाना चाहें, चाहे हम इसको इस तरफ बढ़ाना चाहें, कितना भी इसको इंक्रीज किया जा सकता है। इसे नेक्स्ट है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस है। हमने ये एक सेंटर ले लिया है, ठीक है। कंपास होता है आपके पास, कंपास खोलो, एक सर्किल ड्रॉ कर दो सेंटर मान के, उसी सेंटर मान के कंपास को थोड़ा सा और खोल के फिर से ड्रॉ कर दो, यानी कि एक सेंटर को मान के किसी भी रेडियस का कोई भी सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा सेंटर ऑफ सर्किल है, यहां पर मैं कंपास को रखूंगा और इस तरह से एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से इसी को सेंटर मान के मैं एक सर्किल बड़ा भी ड्रॉ कर सकता हूं, इसी तरह से इससे और बड़ा भी ड्रॉ कर सकता हूं, बिल्कुल इसी तरह से इस तरह से एक छोटा सा भी ड्रॉ कर सकता हूं। यानी कि सेंटर मान के किसी भी रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। यहां पर हमें सेंटर मानना है और जस्ट कंपास को खोलना है और ड्रॉ कर देना है। सिंपल यहां पर पोस्टुलेट हमें कहा गया है। इसके बाद है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। कोई भी राइट एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये पोस्टुलेट में हमें कहा गया है। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे यहां पर हमारे पास ये एक राइट एंगल है, ठीक है, इस तरह से शो किया जाता है राइट एंगल को। और इसी तरह से यहां पर हमारे पास ये वाला राइट एंगल है। जो भी हमारा ये वाला राइट एंगल हो, चाहे हमारा ये वाला राइट एंगल हो, कोई भी राइट एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमें फोर्थ पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, इट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली यार ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हो जाएंगे। अब यहां पर लास्ट हमारा पोस्टुलेट है, फिफ्थ पोस्टुलेट। इस वाले पेज पर इनफ जगह नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिफ्थ पोस्टुलेट को समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। लास्ट पेज है हमारा इस इंट्रोडक्शन का, इसमें हम फिफ्थ पोस्टुलेट को समझ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी अच्छी तरह से कर देता हूं। सो इसकी स्टेटमेंट में दिया है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। बहुत सिंपल बात क्या कही गई है कि दो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं, तो एक लाइन हमारी ये हो गई, नाइमिंग भी कर देते हैं, ये हमारी एल लाइन हो गई, ये हमारी एम लाइन हो गई। जो भी हमारी एल और एम लाइन हैं ये हमारी दो स्ट्रेट लाइंस हो गई। अगर इन दो स्ट्रेट लाइंस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, ये वाली एक्स लाइन मान लो इन पर फॉल करती है, इन दोनों को कट करती है, एल और एम को एक्स लाइन इन पर फॉल करती है, इनको कट करती है इस वाले और इस वाले पॉइंट पर। अब सिंपल चीज क्या कही गई है कि जो भी एंगल से एक साइड में अंदर वाले एंगल्स की बात की गई है, अंदर वाले एंगल्स कौन से होंगे, ये हमारा एंगल होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ये एंगल ए मान लो, ये एंगल बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो। अगर जो भी लाइन फॉल की है उसके एक साइड में, किसी भी एक साइड में, मतलब दोनों साइड हमें देखना है, दोनों साइड में इस तरफ ए और बी एंगल है, इस तरफ सी और डी एंगल है। अगर जो भी हमारे एक साइड में एंगल्स हैं उनको हम इकट्ठा ले लें, इकट्ठा लेने का मतलब होगा उनको हम ऐड कर दें। अगर उनका सम दो राइट एंगल्स के सम से कम है तो उस साइड में जो हमारी लाइन है एल और एम, अगर उनको बढ़ा दिया जाए, इनडेफिनेटली उनको इंक्रीज कर दिया जाए, उनकी लंबाई को बढ़ाया जाए, तो वो लाइन उसी साइड में एक दूसरे को मिलेंगी। एक्सप्लेन कर दूं, देखो गाइस बिल्कुल सिंपल चीज क्या कही गई है कि जो भी हमारा ए और बी है और सी और डी है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ए प्लस बी कर दें और हमारा जो भी था सी प्लस में डी कर दें, मान लो हमारा ए और बी का जो सम है वो दो राइट एंगल्स है। अब दो राइट एंगल्स कितना होगा, मान लो एक राइट एंगल हमारा 90 डिग्री है, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दो राइट एंगल कितने होंगे, 90 प्लस में
90 डिग्री के। 90 प्लस 90 ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। दो राइट एंगल्स का सम होता है 180। तो अगर हमारा a प्लस बी, ये वाले हमारे एंगल्स a प्लस में b हैं, इनका सम करने पर जो हमारा एंगल है वो दो राइट एंगल्स के सम से कम हो, यानी कि 180 से अगर कम हो तो ये लाइन उसी साइड में एक दूसरे को मिलेंगी। मान लो a प्लस बी जो हमारे एंगल्स हैं, ये एंगल हमारे मान लो इनका सम होता है गाइज 130 डिग्री, और जो हमारे दो एंगल्स C प्लस में D है इनका सम होता है गाइज यहां पर 230 डिग्री। तो ये लाइन से किस साइड में, जो भी हमारी L और M लाइन है, ये किस साइड में एक दूसरे को मीट करेंगी, एक दूसरे को मिलेंगी, जहां पर 180 से सम कम होगा। कम किस में है, a प्लस बी, एंगल a और b को ऐड करने पर इनका सम 130 होता है। 130 इज स्मॉलर देन 180, यानी मैं ये कह सकता हूं कि L लाइन और M लाइन को अगर मैं इस साइड में बढ़ाऊं, इस साइड में इस तरह से मैं इंक्रीज करूं, इस साइड में इनको अनंत तक बढ़ाऊं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस साइड में क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को मिलेंगी। यही बताता है हमें पोस्टुलेट नंबर 5 है। अगर एक लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से फॉल करती है, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स को इकट्ठा लेने पर दो राइट एंगल से यानी कि 180 डिग्री से अगर इनका सम कम होता है तो लाइंस उसी साइड में एक दूसरे को मीट करती हैं, इनडेफिनेटली उनको इंक्रीज करने पर, उनको बढ़ाने पर। ये चीज सिंपल यहां पर पोस्टुलेट नंबर 5 में हमें कही गई है। सो जो भी इस चैप्टर में यूक्लिड की डेफिनेशन, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स थे, सभी को हमने समझ लिया है। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9 से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, मैथ की, साइंस की या फिर अदर सब्जेक्ट्स की, भी इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको भी सोल्व किया गया है अलग वीडियो में, लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लेना और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।